मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आज आपके सामने CSIR नेट जून 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश किया गया है। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या-क्या चीजें मेंशन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चेंज जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है जून 2022 के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑल्दो CSIR नेट करने से क्या होता है, ओवरऑल क्या-क्या पोजीशंस होते हैं, कितने अमाउंट मिलते हैं, ये सभी जानकारी आपको मेरे एग्जिस्टिंग वीडियो में मिल जाएगी जो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये रहेगा कि जो जून 2022 के लिए कुछ एक आध चेंजेस या कुछ एक आध चीजें जो स्पेसिफिक मेंशन की गई हैं उन्हीं को इस वीडियो में हाईलाइट किया जाए। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CSR की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, दैट इज वाई मेरा भी वीडियो थोड़ा लेट आया। तो कल रात को ही मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया है, पढ़ा है, उसके बाद जो जो चीजें मुझे लग रही हैं जो आपको मेंशन करना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपके सामने मेंशन कर दूंगी। ऑल्दो जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के कंटेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन है कि ये एग्जाम क्या है, फेलोशिप कितनी होती है, कितना स्टाइपेंड होता है, CSIR नेट जून 2022 के बारे में स्पेसिफिक चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज जो मार्किंग स्कीम है, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इतना ही नहीं, काफी बच्चे मुझे मेल कर रहे थे कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का उनको फॉर्म नहीं मिल रहा है, जबकि वो फॉर्म भी इसी ब्रोशर में या इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट कि आप लोग ढंग से सर्च नहीं करते हो, इसलिए कुछ मिलता नहीं है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी इसी पर्टिकुलर PDF में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन चीजों के बारे में, तो यहाँ पे डेट्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 11th ऑफ जुलाई से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 10th ऑफ अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक। तो लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने की एग्जामिनेशन फी के लिए वो होगी 10th ऑफ अगस्त 2022 रात के 11:50 PM तक। अब अगर मैं बात करूं फी जो कि पेबल है, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग इन सब के थ्रू फी पेमेंट कर सकते हैं। जनरल या जनरल EWS कैटेगरी के लिए फी होगी 1000, OBC NCL के लिए होगी इट इज 500, SC ST के लिए होगी 250, थर्ड जेंडर के लिए होगी 250 एंड PWD के लिए होगी nil। ठीक है। अब अगर हम बाकी सारी डिटेल्स की बात कर ले कि और क्या क्या मेंशन है इसमें, सब कुछ आपको इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन किस मोड में होगा एंड एवरीथिंग। करेक्शन विंडो जो है आपके लिए ओपन होगा 12th ऑफ अगस्त से लेके 16th ऑफ अगस्त के बीच में। तो इन्होंने जैसे कि अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि करेक्शन विंडो हो सकता है ना मिले, इन्होंने यहाँ पे फाइनली इसको क्लियर कर दिया है कि आपको करेक्शन विंडो मिलेगा। 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आपको मिलेगा। जो डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल होगा एडमिट कार्ड, ये आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कुछ टाइम बाद। जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो होगा CBT। पेपर का जो पैटर्न होगा वो MCQ होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का होगा। डेट ऑफ एग्जाम शेड्यूल यानी किस डेट को एग्जाम होने वाला है ये अनाउंस कर दिया जाएगा NTA की वेबसाइट पे। टाइमिंग भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ ज्वाइंट CSIR नेट UGC एग्जाम के बारे में भी मेंशन कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। रिजल्ट और आंसर की आज वाला रिस्पॉन्स शीट ये सभी बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट का वो भी इनकी वेबसाइट पे ही अनाउंस किया जाएगा और जो वेबसाइट है मेन वो होगी ये, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी बाकी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब जरा सा हम जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, स्पेशली अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको फॉर्म के लिए ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। उससे पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से रीड कर लेने हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आप एट अ टाइम कोई एक ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही एप्लीकेशन एक कैंडिडेट्स के नाम पर होगा। नेक्स्ट, आप जो भी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर प्रोवाइड करोगे वो आपका खुद का होना चाहिए या इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, जहां पे आप किसी मैसेज को या किसी मेल को इजीली एक्सेस कर पाओ। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है।
और उसको रीड करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप के लिए बढ़ना है ताकि आपसे गलती ना हो। सबसे पहले आपको फॉर्म भरते टाइम रजिस्टर करना होगा अपनी ईमेल एज वेल एज मोबाइल नंबर से, दोनों में से कोई भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होगा जिसमें आपकी रीसेंट फोटोग्राफ लगेगी जो कि इतने साइज में हो सकती है, वो आइदर कलर हो सकती है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, जिसमें कि आपका 80% फेस जो है विदाउट मास्क विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग द ईयर्स अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड। देखिए फोटो का स्पेसिफिकेशन इन्होंने खुद मेंशन कर दिया, इसलिए गलती से भी गलत फोटो अपलोड मत कीजिएगा। इसमें बोला है कि आपका 80% फेस दिखना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए फेस पे, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपके ईयर विजिबल होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसी फोटोग्राफ नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप ऐसी फोटो जो है क्लिक करवा सकते हो। रेदर देन आप कमेंट सेक्शन में बोलो मैम मेरी बैकग्राउंड येलो है, क्या मैं डाल सकता हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है रेड है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ। इन सारी चीजों से बेटर है कि जो इनका यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फोटोग्राफ्स रखिए, ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे आपको इस फोटो की एक कॉपी भी ले जानी होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपके सिग्नेचर का सैंपल होना चाहिए इतने साइज तक, ड्यूली टेस्टेड रिजल्ट अवेटेड, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा इसकी साइज इतनी मेंशन है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर साइज। और पीडब्ल्यूडी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर साइज में। मेक श्योर आपको जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इन सब से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो सक्सेसफुल सबमिशन होता है उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है जो सक्सेसफुल सबमिशन का प्रूफ है, सेव कर लेना है और प्रिंट कर लेना है अपने कंफर्मेशन पेज को, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई भी फी यहाँ पर पेएबल नहीं होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी गई है रिगार्डिंग दी फॉर्म फिलअप कि आप कैसे कैसे चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी। अब हम बात कर लेते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के लिए कुछ एडवाइजरी यहाँ पर पब्लिश की गई है, उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे जो है कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन करके रखा है, सबसे पहले एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, वो आपके पास A4 साइज पेपर में प्रिंट होना चाहिए। आपके पास सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए, वो सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया होगा। एंड टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट इन एग्जामिनेशन रूम और हॉल। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे लास्ट टाइम बहुत सी गलतियां हुई थी बच्चों से। आप जो भी फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी फोटोग्राफ की हार्ड कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे एग्जाम देने, क्योंकि वहां पे जब आपका अटेंडेंस लगता है तो वहां पे एक पिक्चर भी पेस्ट करवाई जाती है। उन दोनों पिक्चर का जो आपके फॉर्म में है एज वेल एज जो आपके पास होगी, उन दोनों पिक्चर का सेम होना बहुत जरूरी है। तो इन सारी गलतियों का ध्यान रखिए ताकि ऐसी गलती रिपीट ना हो। नेक्स्ट, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एज वेल एज नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर कॉलेज का आईडी प्रूफ हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, और यहाँ पे बहुत से आईडी प्रूफ दे के रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने इश्यू करवाया है तो, साथ ही साथ अटेस्टेशन एंड एवरीथिंग होना चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, शुगर टैबलेट या फ्रूट होना चाहिए इन केस ऑफ अगर कैंडिडेट डायबिटिक है। तो ये सारे डिटेल थे रिगार्डिंग कि आप एग्जाम के दिन किन किन चीजों को फॉलो अप करोगे। ओके, अगर हम बात करें जीआरएफ के फेलोशिप के बारे में, तो जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और आप एज अ जीआरएफ एनरोल कर जाते हो अपने पीएचडी के लिए, तो आपको 31,000 पर मंथ मिलता है पहले 2 साल के लिए, और कॉन्टीजेंसी अमाउंट जो होती है वो 20,000 मिलती है पर फेलो, जो कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को ग्रांट की जाती है। आफ्टर 2 इयर्स अगर आपका सक्सेसफुल जो है प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसके 2 इयर्स के बाद जो है आपको अपग्रेड कर दिया जाता है एसआरएफ के लिए, जिसमें आपका जो स्टाइपेंड होता है वो 35,000 पर मंथ मिलता है फ्रॉम 3rd ईयर। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जो कि स्पेसिफिकली जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है। देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान से सुन लीजिए रेदर देन कमेंटिंग इन कमेंट सेक्शन कि मैम मेरा ये क्वालिफिकेशन है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
अगर आपके पास एमएससी है और इक्विवेलेंट डिग्री है, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस है विथ एटलीस्ट 55%, और अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी को या जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी को, तो आप एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एससी, एसटी, थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं एज वेल एज पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, तो आपका इनमें से कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री हो सकती है विद 50% मार्क्स अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स enrolled for MSc or having completed 10+2+3 years of above qualifying examination as on the closing date of online submission of the application form are also eligible to apply the above subject under the RA category on condition that they complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within 2 years from the date of declaration of joint CSR UGC NET test result, failing which they shall be treated as a disqualified. इसके अलावा अगर आप एमएससी में इनरोल्ड हैं या फिर आपके पास 10+2+3 की डिग्री है, तो आप जो है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो डिग्री 2 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो एनेक्जर 5 में रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उससे आपको प्रिंट करवाना है, अपने डीन या एचओडी से साइन करवाना है, उसका सॉफ्ट कॉपी जो है फिर अपलोड करना है। अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है और या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो एमएस पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हो एटलीस्ट विद 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, या फिर 50% मार्क्स से एससी, एसटी या थर्ड जेंडर से अगर आप बिलोंग करते हो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है या एमएस पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी में आपने इनरोल किया है जिसमें आपके 55% मार्क्स है, और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके पास 50% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल। मेक श्योर ऐसे कैंडिडेट जो कि सिर्फ बैचलर डिग्री के साथ हैं वो सीएसआर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं only after getting registered or enrolled for PhD or integrated PhD program within the validity period of 2 years. अगर आप बीएससी के बाद ही मान लीजिए आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको पीएचडी के लिए इनरोल होना पड़ेगा या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इनरोल होना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर, ताकि आप फेलोशिप को अवेल कर सकें। ऐसे कैंडिडेट जिनका सिर्फ बीएससी हुआ है वो सिर्फ जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, वो लेक्चरशिप के लिए जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा और एमबीबीएस के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फिर आप रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट हैं तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप के लिए अवेलेबल मतलब कि आप एलिजिबल हैं, आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी फाइनल ईयर है या फिर आप रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, और अगर आपकी एमएससी फाइनल ईयर चल रही है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ मेंशन है दी एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर of net qualified candidate will be subjected to fulfill the criteria laid down by the UGC. PhD degree holder who have passed master degree prior to the 19th September 1991 with at least 50% marks are eligible to apply for lecturership or assistant professor only without rounding off. तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए, फिर फॉर्म को फिलअप करना शुरू कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी, एज, eligibility criteria for the NET or JRF or assistant professor as are eligible for SC ST candidates. अगर आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, फी रिलैक्सेशन एंड अदर थिंग जो भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं वही सेम आपको भी मिलेगी। और सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी वुड बी लोएस्ट अमंग दोज फॉर SC ST PWD OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी इन करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स, और इनके लिए कट ऑफ भी काफी लो रहेगी। अपर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, अब अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर ये जो एज लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल के लिए एप्लीकेबल है, यानी जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है, इसको यूनिवर्सल मत मानिएगा, ठीक है।
तो ये सिर्फ जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है, इस साइकिल के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए ऑन 1 जुलाई 2021। दैट इज अपर एज लिमिट मे बी रिलैक्सेबल अप टू 5 years in case of SC, ST, third gender, person with disability, female applicant, and 3 years in case of OBC, non-creamy layer applicant. यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। मेनली कौन सी डेट को होना चाहिए? 1 जुलाई 2021। इतने तक जो है आपका 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है या उससे कम है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप SC, ST थर्ड जेंडर हैं, PWD कैटेगरी से हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, यानी 5 साल की छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप OBC एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा इन कंपेयर टू दिस। तो OBC के लिए +3 हो जा रहा है एंड बाकी सारी कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग द फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एज वेल एज अदर कैटेगरी उनके लिए 5 ईयर्स का हो जा रहा है अलॉन्ग विद द SC, ST थर्ड जेंडर एंड PWD स्टूडेंट्स। लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, पेपर का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, मतलब पेपर पैटर्न क्या होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली CBT होगा। पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेनली लाइफ साइंस के बारे में, क्योंकि हमारा चैनल लाइफ साइंस से डील करता है तो हम लाइफ साइंस के ही बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन आपको जो है 20 मिलेंगे, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन 50 मिलेंगे, पार्ट सी में 75 मिलेंगे। इसलिए ऑल ऑफ टोटल पूरे पेपर में आपको 145 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेंड करना है 20 में से सिर्फ 15 करना है, 50 में से सिर्फ 35 एंड 75 में से सिर्फ 25। यानी आपको 145 क्वेश्चन में से सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये 75 क्वेश्चन आपको टोटल 200 मार्क्स देगा, क्योंकि पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन को नेगेटिव करेंगे तो आपको 0.5 नेगेटिव देना पड़ेगा। पार्ट बी में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगेन इसमें नेगेटिव 0.5 होगा। पार्ट सी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स नेगेटिव जाएगा। तो ये था पेपर पैटर्न के बारे में कि पेपर में कितने सेक्शन आते हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अगर हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, टेस्ट विल बी कन्वर्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यानी कि टेस्ट जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के लिए ऑप्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उनको बाइलिंगुअल में पेपर मिलेगा, यानी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट करेंगे उनको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। Candidates are required to answer in the medium as per opted exercise in the application form. इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन आंसर जो आपको पिक करना होगा, भले आप इंग्लिश लैंग्वेज की भी क्यों ना हेल्प ले समझने के लिए, लेकिन आपको आंसर जो है हिंदी मीडियम में ही करना होगा। इस बात का ध्यान, ये नहीं कि आपके पास इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक आंसर इंग्लिश मीडियम में कर दो, एक हिंदी में कर दो, तो फिर तो कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर ऑप्ट करते हो तो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको आंसर उसी लैंग्वेज में करना है जो लैंग्वेज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्ट किया है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पेपर भी इंग्लिश में आएगा, आपको ऑप्ट भी इंग्लिश में ही करना होगा। यहाँ पे जो है आपके पास रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का अटेस्टेशन फॉर्म है, अगर आपको पता ना हो तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 52 पे, डायरेक्टली भी आप सर्च करके जा सकते हैं। ये है रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स के लिए अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें आपको अपना यहाँ पे नाम भरना है और बाकी सारी डिटेल जो मेंशन है वो भरना है। एंड फाइनली जो है आपको अपने डीन या कॉलेज के जो आपके प्रिंसिपल हैं उनसे आपको सिग्नेचर करवाना है, एज वेल एज आप कौन सी डिग्री के लिए प्रोसीड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो आपका यहाँ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू जो है यहाँ पर स्टैंप लगेगा और उनका सिग्नेचर होगा। ये करवा के जो है आपको पहले इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इसको कॉलेज में लेकर जाइए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। उसके बाद इसका फिर से एक स्कैन कॉपी लेके इसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना पड़ेगा एंड देन आपको ऑनलाइन जब फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो वहां पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको
कंप्लेन थी कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी का फॉर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है, अब ब्रोशर में नहीं है, तो देख लीजिए ये पेज नंबर 52 पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। है आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फॉर्म भरे पहले तो एक फोल्डर बना लें। फोल्डर में जिन जिन चीजों के बारे में रिक्वायरमेंट बोली गई है उन चीजों को उतने ही साइज में, उतने ही मतलब कि जो रूल्स उन्होंने बोले उन रूल को फॉलो करते हुए उन सभी चीजों को आप कलेक्ट कर लें एक फोल्डर में। उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें और मेक श्योर जो भी चीजें आप फिलअप करते हैं उसको अच्छे से रखें, क्योंकि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए पता नहीं। स्पेशली फोटोग्राफ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करोगे उसकी हार्ड कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम हॉल के दिन काम में आएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने सारे मेन पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया होगा। आपके कोई भी दोस्त जिनको इस टाइप की वीडियो की जरूरत है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से बता के रखा हो फॉर्म के बारे में, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। और जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।